जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज 2022 चल रही है अपनी, और अभी शनिवार को आपने जीटीएस दूसरा पेपर है वो दिया है। उम्मीद करता हूँ पिछली बार की तरह ये पेपर भी आपका बहुत शानदार हुआ होगा। और आज हम इस पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन करने के बाद आपके जितने अंक आए, आप अपना नाम, स्कूल का नाम लिखते हुए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ये मेरे लिए हौसला अफजाई है, क्योंकि जिन बच्चों को मैं तैयार कर रहा हूँ भविष्य के लिए, मुझे उनका रिजल्ट तो पता होना ही चाहिए। ये तो आप भी समझते होंगे। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, ज्योग्राफी का हर शनिवार को पेपर होता है 4 बजे, और पेपर आपको एक टेस्ट रजिस्टर पर देना है। यानी मैं ये कहूँ भी, आप ज्योग्राफी के टेस्ट के लिए एक रजिस्टर लगा लें, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर लिखते जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है वो तैयार हो जाएगा। तो आपको टेस्ट है वो टेस्ट रजिस्टर पर देना है, और हर सोमवार को शाम को 4 बजे हम पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। और अब आपको टेस्ट रजिस्टर अपना ओपन करना है, और आपको अब एक टीचर की भूमिका निभानी है, एक मूल्यांकनकर्ता की भूमिका निभानी है। इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको ये बताऊंगा भी किस प्रश्न का क्या उत्तर है। आप उसको मिलान करते हुए अपने आप को अंक देते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का है। और अगला जो टेस्ट होगा GTS 3 है, वो अगले शनिवार को 4 बजे ही होगा। और इस बार लेसन 2 है, ध्यान दीजिएगा। मानव भूगोल के भौतिक जो मूल सिद्धांत है वाली बुक है, उसके 2 चैप्टर, तीसरे और चौथे का टेस्ट है वो इस शनिवार को लिया जाएगा, और आप अच्छे से उसकी तैयारी कीजिएगा। उस पेपर के लिए आपको अग्रिम बधाई। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। और पहला प्रश्न था आपका कि निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो उसका उत्तर है नंबर 1, अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद दूसरा प्रश्न के निम्न में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में तो सघनता पाई जाती है, तो ये इसका उत्तर होगा। 3 नंबर भी यहाँ पर विरल जनसंख्या नहीं है, दूसरे का 3 नंबर ऑप्शन। तीसरा प्रश्न आपका कि जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि कब होती है? जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, जन्म दर बराबर हो, जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, जब जन्म दर है वो मृत्यु दर से जब अधिक होती है, अर्थात ऑप्शन 2 इसका सही होगा। चौथा है निम्न में से कौन सा एक प्रवास यानी माइग्रेशन का प्रतिकर्ष कारक है, जो किसी को माइग्रेट होने के लिए मोटिवेट करता है? शांति, स्थायित्व, संपत्ति की सुरक्षा, राजनीतिक उपद्रव, अनुकूल जलवायु। तो चौथे का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन होगा। पांचवा प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा एक भौगोलिक कारक नहीं है? प्रश्न की भाषा समझना है। भौगोलिक कारक नहीं है तो औद्योगिकीकरण, यानी 5वें का 2 नंबर उत्तर सही होगा। सही हो तो आप टिक करते जाएं और अपने आप को 1-1 नंबर साइड में देते जाएं। छठा प्रश्न है निम्न में से किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी? तो ये है थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, यानी छठे का 4 नंबर। सातवां है कि प्रवासी जो एक स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्प्रवास या उत्प्रवासी कहा जाता है। तो 7वें का 2। और बाहर से आने वाले को आपको पता ही है भी आप्रवासी कहते हैं। 8वां प्रश्न है कि जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था में क्या सिचुएशन रहती है जन्म दर और मृत्यु दर को लेकर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन संख्या 4, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं, जिनमें से पहली अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर रहती है। 9वां प्रश्न जनसंख्या वृद्धि और विकास में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो इसके अंदर ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। पॉपुलेशन बढ़ती है तो आर्थिक विकास है वो कम हो जाता है। 10वां प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन अर्थात जनसंख्या वृद्धि का घटक है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या उपरोक्त सभी? आपको पता है अच्छे से। 10वें का 4, यानी सभी जनसंख्या परिवर्तन के ये घटक हैं। अब एक लाइन वाले 1 लाइनर क्वेश्चन आगे। 11वां प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? तो आपको हेडिंग बनानी है जनसंख्या घनत्व, और उसमें लिखा होगा आपने कि किसी क्षेत्र में निवास
करने वाली जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और ये परिभाषा इसकी सही है, पूछा यही है। और अगर यहां आपने सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया है भी जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, अगर ये भी लिखा है तो अपने आप का सही मान लीजिएगा, और अगर सही है तो 1 नंबर। 12वां प्रश्न है, डेफिनेशन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। ये कथन किसका है? जॉर्ज बी क्रेसी का। ये है जॉर्ज बी क्रेसी, इसका कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा। अगर बी क्रेसी या जॉर्ज क्रेसी भी लिखा है तब भी सही मानिएगा। अगला प्रश्न है 13वां कि जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। एक चीज आपको मैं बता दूं, पॉपुलेशन वाले जितने भी चैप्टर हैं उनमें से आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा हर किसी की आनी चाहिए। 1 या 2 प्रश्न परिभाषा के बोर्ड परीक्षा में आते हैं। बड़े प्रश्न जब भी पूछे जाते हैं तो उनके साथ छोटे प्रश्नों को मिलाकर ही पूछा जाता है, और अगर आपके ये छोटे छोटे प्रश्न तैयार हो जाएंगे तो किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बड़े प्रश्न हैं, उनके उत्तर वो अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए अभी घबराइए मत भी आप सोचे भी बड़े प्रश्न तैयार करवाओ, ये करेंगे वो करेंगे। जो बच्चे अक्सर ये कहते हैं ना भी सर आप तो हमें ये बता दो इस चैप्टर में से बड़े प्रश्न कितने आएंगे, छोटे इतने आएंगे, वो सिर्फ पास होने के लिए, वो सिर्फ पास होने के लिए ही पढ़ रहे हैं, उन्हें लाइफ में सक्सेस नहीं होना है। और जिन बच्चों को जीवन में सक्सेस होना है वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं भी हम सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लें। हमारे भले ही कोई सिलेबस कटे या चाहे नहीं कटे, किसी पार्ट से छोटा है बड़ा है, ये तो बाद की बातें होती है। अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी आप इंपॉर्टेंट के चक्कर में रहते हो, तो फिर ये तो न्यायोचित है, वो नहीं लगता है। बाकी आपकी इच्छा है, मेरा काम तो आपको समझाना है। तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा में आपने लिखा होगा कि समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो इतनी बात अगर लिखी है भी समय के 2 अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन जो होती है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, तो अपने आप को 1 नंबर दीजिए। अगला 14वां प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो वो है एशिया महाद्वीप। तो उत्तर में आपने लिखा होगा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, और एशिया महाद्वीप लिखा है तो 1 नंबर अपने आप को दीजिए। आगे बढ़िए। 15वां प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 2 देशों के नाम आपको बताना है। आपको पता है 1 नंबर पे चाइना आता है और 2 नंबर पे हम यानी भारत। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया में चाइना की है और 2 नंबर पे इंडिया आता है। दोनों सही है तो आधा प्लस आधा यानी 1 नंबर आप अपने आप को दीजिए। आगे बढ़े। एक गणितीय सवाल है और अक्सर बोर्ड परीक्षा में आता है। आंकड़े बदलते रहेंगे, थोड़ा बहुत मान बदला जा सकता है, इसी प्रकार का आपको एक तो प्रदेश का क्षेत्रफल दिया है, वो है क्षेत्रफल दिया है आपको 530 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या दी गई है आपको 10,6 यानी 1,06,000 ये जनसंख्या दी है। और आपसे ये पूछा है भी आप यहां का जन घनत्व बताएं। तो पहले आपको क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है, जन घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए प्रश्न के अंदर जनसंख्या बाद में दी है, लेकिन आपको पता है जनसंख्या ऊपर आएगी, क्षेत्रफल नीचे आएगा। और इनको अगर आप काटोगे एक बिंदी से, एक बिंदी गया 53 को, तो उत्तर आ जाएगा आपका 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपने ये पूरा भी पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर ये और फिर 200 और ये भी लगाना है साथ में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर आपने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर नहीं लगाया तो मैं आपको सलाह दूंगा एक बार आधा नंबर आप काट लीजिए। तो इस फॉर्मूले के और अगर आपने सिर्फ ये निकाल कर लिख दिया है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि 1 नंबर का है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और अगर यही प्रश्न 2 नंबर का आ जाए तो ध्यान दीजिए पहले आपको फॉर्मूला लगाना होगा, लिखना पड़ेगा जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, फिर जनसंख्या ऊपर और घनत्व नीचे लिख के फिर आपको उत्तर, और घनत्व का जब उत्तर लिखते हो तो ये इकाई जरूर लगाना है भी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें और देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि है 1.64% है।
और अगर आपने सिर्फ 1.6% लिखा है तब भी वो सही मान लीजिएगा, 1.64% है। अगला प्रश्न देखिए 18वां, क्या जनसंख्या वृद्धि की दो प्रमुख समस्याएं। तो जनसंख्या वृद्धि की दो प्रमुख समस्याएं हैं, एक आती है बेरोजगारी और दूसरी है गरीबी। तो गरीबी और बेरोजगारी दो प्रमुख समस्याएं हैं। आधा प्लस आधा, 1 नंबर अपने आप को दीजिए अगर आपने ये बात लिखी है। 19वां प्रश्न देखिए, क्या जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की कुल अवस्थाएं कितनी है। तो जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की कुल अवस्थाएं तीन। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस जो चल रहा है अपने स्टेट में, उसके अंदर जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं दी है। जो पुराना सिलेबस चलता था उसमें 5 का जिक्र था, लेकिन अब हमारा यही सही माना जाएगा भी जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 3 अवस्थाएं हैं। अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं कि जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जनसंख्या शिक्षित और नगरीय हो जाती है। बहुत प्यारा प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षित और नगरीय हो जाती है, तो इसका उत्तर होगा वो है थर्ड स्टेज या तृतीय अवस्था, तीसरी अवस्था। तो जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था के अंतर्गत है वो जनसंख्या शिक्षित और नगरीय हो जाती है। तो ये हुए आपने अपने 20 प्रश्नों के आंसर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इसको चेक भी कर रहे होंगे। सुनना भी जरूरी है, क्योंकि अब जब सुनते हो वो भी एक रिवीजन है और उससे क्या होता है, चीज आपके लंबे टाइम तक याद रहेगी। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, वीडियो अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन का वीडियो आ गया, उसके नीचे बस अपना नाम लिख के मैंने तो पहले ही कॉपी चेक कर ली और लगा दिया। मैं ये नहीं कहता भी आपने गलत किया ये, लेकिन आप 10-15 मिनट अगर इस वीडियो के लिए निकालते हो और इसको सुनते हो तो सोचिएगा इसके सकारात्मक पक्ष क्या है। सकारात्मक पक्ष है भी, एक बार फिर आप इन 20 और इन 20 के आसपास के प्रश्नों को और अच्छे से सुन लेंगे तो ये रिवीजन हो जाएगा और बार बार रिवीजन की हुई चीज है वो आपके लंबे टाइम तक याद भी रहेगी। तो अब आपको अपना नाम, स्कूल का नाम लिखते हुए अंक है वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको शेयर करने हैं। उम्मीद करता हूं आपका आज का परिणाम भी बहुत अच्छा रहा होगा और आप शेयर भी कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। आप सब बच्चों को बधाई, सब बच्चों को थैंक यू भी आप अपनी अच्छी तैयारी में लग गए हो। और अगले सैटरडे को फिर मिलेंगे, तीसरे और चौथे चैप्टर का GTS 3 वाला जो पेपर होगा, आपको अच्छे से तैयारी इसकी करनी है। इस बार चैलेंज करता हूं भी आप क्या पूरे में से पूरे ले सकते हो, तो सोचिएगा आप उसके लिए क्या कर सकते हो, किस प्रकार से आप सभी के सभी प्रश्न है वहां सही कर सकते हो। और एक चीज मैं आप बच्चों की हेल्प मांगूंगा, जो इस चैनल के रेगुलर स्टूडेंट है, जो यहीं से पढ़ते हैं, और अगर किसी कमेंट में आपने पढ़ा भी, कई बार पूछते हैं टेस्ट कब होते हैं, क्या होते हैं, तो जो जानकारी आपके पास होती है, सही जानकारी इस चैनल की, तो वो वहां आप भी उनकी हेल्प कर दिया करो, जवाब दे दिया करो, क्योंकि आप समझते हो बिजी शेड्यूल रहता है। हाँ, कमेंट पढ़ लेता हूँ समय निकाल कर, सबका जवाब देने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, और मुझे उम्मीद है पिछली बार मेरे कछुए जो थे वो मेरी बहुत हेल्प करते थे, और आप बच्चे भी उनकी तरह बहुत अच्छे हो और समझोगे इन चीज़ों को, और इसी प्रकार इस चैनल के साथ बने रहिएगा। और एक चीज़ और बता दूं, वो कई बच्चे कह रहे थे सर स्कूल अगर ओपन हो जाएंगे तो क्या फिर आप पढ़ाना बंद कर देंगे। भैया ये दिमाग में कहाँ से आ जाता आपके ये प्रश्न, मेरे तो नहीं आता। मैं कल भी पढ़ा रहा था, आज भी पढ़ा रहा हूँ और कल भी पढ़ाऊँगा। स्कूल में जा रहे हो, अच्छी बात है, जाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, वहाँ भी आपको सीखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पर भी उस सीखने के अंदर हेल्प है वो मिलेगी। मैं आपका रेगुलर, आपका कंप्लीट सिलेबस है वो करवाऊँगा। दीपावली अवकाश से पहले पहले अपना जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा, विश्वास कीजिएगा। आपको किसी प्रकार की टेंशन, घबराहट करने की आवश्यकता है वो नहीं है। चलिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।